वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 की जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे विद इन 1 मंथ। उससे भी कम टाइम में हमने 5 चैप्टर खत्म कर लिए हैं और बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में करवाती हूँ और आपसे बोलती हूँ कि आप करके कमेंट कीजिए, तो आप किया कीजिए। जितने भी होते हैं आपसे क्वेश्चन आप कीजिए, जो नहीं आएंगे वो आप बताइए, वो हम करवाएंगे आपको। हमारे यहाँ पे 2 चले हुए हैं। एक तो nth टर्म आप सीख चुके हो, SN निकालना आप सीख चुके हो, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, तो आगे वाले वैसे करवाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आप कर सकते हो, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन चलो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन जो नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। Question number 11 is, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, मतलब जो फर्स्ट टर्म है AP की n टर्म्स है उनका जो सम है वो 4n minus n square है। क्लियर है? What is the first term? That is S1। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, S1 यहाँ पे इन्होंने माना हुआ है उस चीज के लिए। What is the sum of first two terms? 2 टर्म्स होंगे तो उन दोनों का सम कितना आएगा। और व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म होगी क्या। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सम दिया हुआ, यानी कि आपके पास SN दे रखा हुआ है, SN है। यहाँ आपको बोला है फर्स्ट टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, निकाल सकते हो आप। तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे S1 से डिनोट किया गया है उसको। तो S1 यानी कि एक टर्म है, जैसे आपके पास 1 + 2 है +3 है, ये आपको सम फाइंड आउट करना है आपने यहाँ तक। तो आपको बोला है कि S1 आपके पास 1 है, तो इसका A1 भी 1 ही होगा क्योंकि इसको प्लस क्या करना आपने, फर्स्ट टर्म है ना, तो S1 भी वही होगी टर्म, उसको हम A1 S1 दोनों चीजें बराबर ही आएंगी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स है 1 2, यानी कि आपको चाहिए A1 + A2 चाहिए, है ना, दोनों टर्म है तो ये दोनों का ही सम होगा ना, तो वो आपको निकालना है। और सेकंड टर्म क्या है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, साथ में आपको थर्ड, 10th और nth टर्म निकालनी है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास ये सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितनी दी हुई है आपके पास, 4n minus n square, मतलब SN आपके पास दिया हुआ है 4n minus n square। ठीक है, अब आपको पुट करना है n = 1, क्योंकि हमें S1 फाइंड आउट करना है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, हमने n की जगह 1 लिखना है, तो यहाँ पे भी हर जगह 1 हो जाएगा जहां पर अभी आपको 1 दिख रहा है। तो 4 - 1 = 3। तो S1 जो होगा वो A1 के ही बराबर होगा। मैंने आपको समझाया, कई जगह इनको T1 से भी डिनोट किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब उसका फर्स्ट टर्म ही है। तो ये आपके पास 3 आ गई। क्लियर है। अब n जो है हम 2 पुट करेंगे, वहां से हमारे पास S2 आ जाएगा, S2 आ जाएगा तो 4 × 2 - 2 स्क्वायर, 4 × 2 8, 2 2 4, दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास S2 आ रहा है 4। अब S2 आएगा कैसे, जैसे आपकी टर्म होती है A1 A2 + so on AN होती है ना, अब बोला S2 यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट टर्म का सम कितना है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं ना A1 + A2 या T1 + T2, ये जिस टर्म में आपको दिया होगा, = 4 होगा इन दोनों का टर्म का सम, यानी कि S2 का मतलब यही हुआ ना। तो A1 आपके पास है 3, ये हमें निकालना है 4, तो A2 आपके पास आ गया, कितना आया 1। A1 हमने यहां से निकाल लिया, A1 और A2 हो गया, तो हमारे 2 टर्म में आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है n, थर्ड टर्म भी आपको पूछी गई है कि थर्ड टर्म निकालिए। तो n3 आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे 3 पुट करके निकाल लोगे, 4 × 3 - 3 स्क्वायर, ऐसे निकालोगे। सो 4 × 3 = 12 - 3 3 = 9, दैट इज इक्वल टू 3। तो S3 आपके पास आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो S3 कैसे निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे A3 होगी कोई टर्म, तो यानी कि 3 टर्मों का सम है। तो हमारे पास A1 भी पता है आपको, A2 भी आपको पता है, साथ में आपको S2 भी पता है। अगर S2 में इसका निकालूं प्लस A3 निकल दूं तो यानी कि S3 टर्म का सम आ जाएगा, है ना। इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S2 + A3 दैट इज इक्वल टू 3। तो S2 कितना निकाला था हमने, 4। ये ध्यान रखना है कि जिसकी वैल्यू बोली है वही लिखनी है। आप चाहे तो यहाँ पे A1 + A2 + A3 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो A3 आ जाएगा आपके पास -1।
अब देखो 3 टर्में आ गई आपके पास एपी की। अगर 3 टर्में आ गई तो हम इनमें से डी निकाल सकते हैं। तो डी कितना होगा, ए3 माइनस ए1, या फिर सॉरी ए टू माइनस ए1। तो ए3 कितना है आपके पास, ए3 है हमारा -1, यहाँ लिखते हैं नीचे -1। और ए2 कितना है आपके पास 1, और ये कितना आएगा -2। इस केस में कितना आएगा, ए2 माइनस ए1 कितना आएगा 1 माइनस 4, सॉरी 1 माइनस 3 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3। इसकी वैल्यू 1 है ना आपके पास ए2 की, और इसकी 4 है, सॉरी 4 है। सो नहीं सॉरी 3 ही है आपकी ए2 की वैल्यू। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है -2। तो यानी कि हमारा डी जो है वो -2 आ गया। 2 टर्म में आ गया। आपको निकालना क्या था, a10। तो a10 आप निकाल सकते हो आसानी से, फॉर्मूला हमें पता है a+n-1 इंटू डी। यहाँ पे a1 लिया हो तो वो लिखो आप। तो a1 कितना आएगा, n की जगह हमने 10 से रिप्लेस कर दी, ठीक है। सो a1 है हमारा 3 प्लस n आया, n हमें निकालना है 10 के लिए, तो 9 हो जाएगा। और d कितना है -2, तो आ जाएगा 3 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -15। हमें यही बोला था ना फाइंड आउट करने के लिए। हमने देखो सारी टर्में निकाल ली। क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया। a1 निकालिए, a2 निकालिए, a3 वहां से हमने d निकाल लिया, a10 भी हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा है n फाइंड आउट करना है आपने। तो n कैसे फाइंड आउट करोगे आप, a ऑफ n कितना आएगा, सबकी वैल्यू तो आपको पास आ गई है। a1 है आपके पास 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2। 3 इसको मल्टीप्लाई करो -2n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 - 2n। तो n टर्म्स का आपके पास nth टर्म आई ये। यहाँ पे n आपको मेंशन नहीं, आपको n टर्म में बोलिए तो n की जगह n ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन है। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता हो, क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो तो आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं आपने। फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 से, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 6 से डिवाइड कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 डिवाइड होगा, फिर उसके यानी कि जो इसके टेबल में आते हैं वही चीजें 6 से डिवाइड होंगी ना। 18, 24, 30, 36, 42 एंड आपको चाहिए अप टू 40 टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स। तो देखो ए आपके पास 6 है, a1 लिख लो, a2 आपके पास 12 है, d यहां से आप निकाल सकते हो, 12 माइनस 6 आएगा, 18 माइनस दिस करोगे तब भी 6 आएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तब भी 6 ही आएगा। तो यहां तक आपके पास आ गया a d आ गया। n आपको पता है कि हमें चाहिए 40 टर्म्स तक, तो एस एन आप निकाल सकते हो, यानी कि हमें निकालना है S40 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू आपका 6 प्लस n माइनस n है आपके पास 40 माइनस 1 इंटू डी है आपके पास 6। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी। यहां तक आपको देखो, जहां कंफ्यूजन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, हिंट दे दिया मैंने आपको, बाकी आप करो। और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना है, अपने आंसर जो आपने निकाला होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऐसे टर्म जो मतलब 8 के मल्टीपल्स। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये वाले जो आपके मल्टीपल्स आएंगे, जैसे 8 के मैक्सिमम जो टेबल में आएंगे 24, 32, 40 अप टू 48, सॉरी 48 अप टू सो ऑन। अब हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। अब हमें 15 निकालने के लिए तो टाइम, ऐसे तो आप लिख दो 15 तक मल्टीप्लाई कर लो 8 को तो वो भी आ जाएगा, लेकिन हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे a आ जाएगा आपके पास 7, 8 है, a2 16 है, तो इसमें अगर आप d निकालोगे तो 16 माइनस 8 भी 8 आएगा, इसमें इसको माइनस करो 8 आएगा। d मैंने आपको बता दिया क्या है, n आपको भी दिया हुआ है 15 तक हमने निकालना है, और S15 आप निकाल लोगे। 15 डिवाइड बाई 2 इंटू a है आपका 8 प्लस n-1 दैट इज 15 माइनस 1, और d है आपका 8। लो सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब ऑड नंबर्स निकालने हैं आपको, तो आपको पता है 0 से 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू लास्ट आएगा 49। अब आपको लास्ट नंबर भी पता है, आपको सम निकालना है, बट हमें अब इसमें n निकालना पड़ेगा क्योंकि n हमें नहीं पता n कितना है। a आपको पता है, d आपका 3 - 1 करो,
5 माइनस 3 करो, एनीथिंग 2 ही आएगा। ए डी आ गया, तो ए एन में से आप क्या निकाल दोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1, हमें एन नहीं पता है, डी आपका 2 है, तो यहाँ पे और ए एन आपको पता है 49 है, लास्ट टर्म आपकी 49 है ना, तो 49 इज इक्वल टू यहाँ आगे माइनस 48, यहाँ से 2 यहाँ को, तो आ जाएगा 20, एन माइनस 1 जो आ जाएगा आपका 24 और एन आ गया आपका 25, तो एन निकल गया, तो एस एन आप आसानी से निकाल सकते हो, एन आ गया आपका, एन की 25 ऐसी टर्म्स होंगी जो ऑड होंगी 0 से 50 के बीच में, ठीक है। तो S50 यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1 होता है, तो 40 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2, सॉरी एन है आपका 25, ठीक है। ये आपका आ गया, आगे आप सॉल्व कीजिए, इनके आंसर मेरे को बताइए। जो क्वेश्चन जो बच्चा अपने आंसर करके सबसे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसका नाम आपकी वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर, मतलब एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई मान लो एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन अगर उनको बोला जाए कि आपने ये कल ही करना है, अगर वो ना करते हैं तो उसको जुर्माना लगाया गया है। वो किस प्रकार लगाया गया है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, एक दिन के लिए 200 रुपए, पहले दिन के लिए, अगले एक दिन नहीं किया तो ठीक है, दूसरे दिन के लिए 250 कर दिया, तीसरे दिन के लिए 300 कर दिया। द पेनल्टी फॉर सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, अगर पिछले दिन नहीं किए तो 200 लगेगा, अगर और नहीं अगले दिन भी नहीं किए काम तो 50 और बढ़ जाएगा, मतलब 50-50 का कॉमन डिफरेंस उनमें बढ़ता जाएगा। हाउ मच मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेज द वर्क फॉर 30, अगर वो मान लो वो 30 दिन तक वो वर्क को डिले कर देगी, हाँ 30 दिन तक उसने काम ही नहीं किया, तो वो कितना उसको पेनल्टी लगेगी। कितना आसान क्वेश्चन है ना। आपको पहले दिन दूसरे दिन, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशंस कैसे बनानी हुई है, तो लिखेंगे हम द फर्स्ट डे, द पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे रिस्पेक्टिवली क्या है आपके पास, 200, 250 एंड 300, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे दिया हो कि 50 जो है वो बढ़ रहा है, जितना डिले करेगा उतना ही 50 और प्लस होगा, तो एपी कैसे बन जाएगी, देयरफॉर एपी इज 200, 250, 300 एंड अगले दिन तो 350 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कंपेयर, देखो एपी बन गई, फिर तो आसानी क्वेश्चन है, A1 आपका आ गया ये, A2 आ गया 250 और डी आपको पता लग चुका है, वो भी लिख लीजिए, डी इज इक्वल टू 50, एन आपको बोला है 30 की 30 डेज अगर उसने नहीं काम किया तो उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी, तो हम क्या निकालेंगे, S30 निकालेंगे। कैसे निकालेगा वो, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a आप सब चीजें आपको पता है, n आपको पता है 30/2 है, 2 a आपको पता है वो कितना है 200 प्लस n आपको पता है, n है आपका 30 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। सो फिर हम आगे नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, 15 यहाँ गया 400 प्लस 1450, 15 प्लस 1850, तो प्लस माइनस करने का सवाल है वो तो आप कर ही सकते हो, यानी कि ये आपका आंसर है, यानी कि इतना सम जो है अगर वो 30 दिन तक काम को डिले करता रहेगा तो उसको इतने रुपीस बनेंगे। लास्ट में आपने क्या लिखना है, जो दिया होता है क्वेश्चन में वो हम लिखना पड़ता है, therefore the total penalty for 30 days is ₹27,750, 27,750, this is your answer। क्लियर है, क्वेश्चन समझना आसान होता है, अगर आप समझ जाओ फिर तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, मतलब है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समय शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मान लो आप किसी स्कूल में, आप किसी के अपने स्कूल में आप मान लो आपको कोई आपने अकेडमिक जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको प्राइज मिलते हैं, तो आप
उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि 700 रुपए रखे हैं कि 7 उसको नगद प्राइस देने हैं, हमने कैश प्राइस देने तो 700 रुपए के हैं। इफ ईच प्राइस इज ऑफ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर प्रत्येक पुरस्कार जो है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो मान लो आपके पास 7 आपको पुरस्कार मतलब क्या मिलने हैं, आपको प्राइजेस मिलने हैं, ठीक है। तो आपके जो एक है उसकी कीमत है 20 रुपीज, जो फर्स्ट प्राइज है, दूसरे की है 40, तीसरे की है 60, यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि जो अगला प्राइज है उसकी वैल्यू जो आएगी, जो उनका जो रुपीज है वो पिछले से 20 ज्यादा हो मान लो, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार कितने का होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें नहीं है पता वो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं, मान लीजिए पहले विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार की राशि है वो कितनी है, x रुपीज, ठीक है। अज्यूम दैट फर्स्ट प्राइज गिवन टू स्टूडेंट, अज्यूम दैट कितनी आई, ₹x, ठीक है। अज्यूम दैट, यहाँ पे आप कैश लिख लीजिए, कैश फॉर फर्स्ट प्राइज गिवन टू स्टूडेंट, वो मान लिया हमने x है, ठीक है। तो दूसरे को कितने देंगे हम, फॉर सेकंड स्टूडेंट वो कितनी होगी, x - 20। जो सेकंड प्राइज दे रहे हैं, मान लो आपको, मान लो देखो क्लियर में आपको एग्जांपल देके बता, जैसे मान लो फर्स्ट प्राइज है, एक स्टूडेंट होता है ना फर्स्ट पोजीशन पे, उसको मान लो आप दे रहे हो 500 रुपीज। जो सेकंड वाला होगा उसको मान लो आप दे रहे हो 680 रुपीज, सॉरी फर्स्ट 500 पहले वाले को दिए, दूसरे को हम दे रहे हैं 480 रुपीज, यानी कि 20 रुपीज कम दे रहे हैं उससे। तो हमने यहाँ मान लिया कि उसको फर्स्ट स्टूडेंट को ₹x मिल रहे हैं, तो सेकंड स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, x - 20 ही मिलेंगे ना। तो थर्ड के लिए कितने होंगे, जो थर्ड पोजीशन पे आएगा वो कितनी होगी, x - 20, तो सेकंड की थी उसमें से भी हमें 20 माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास आएगा ₹x - 40, इतने रुपीज इसको मिलेंगे। तो इसी प्रकार हमारी जो एपी बनेगी वो कैसी बनेगी, अभी तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एपी में ही आ रहा है, तो हम गिवन सीक्वेंस जो बनेगी हमारी क्या बनेगी, x, फिर हमारी x - 20, फिर आई x - 40, ऐसे सो ऑन करके बनेगी। आगे को रुपीज लगा लो, यहाँ पे रुपीज, पहले हम रुपीज में लिख रहे हैं, ठीक है। सो एपी क्या बनेगी, यहाँ से ए आपके पास कितना आ रहा है x, डी आपके पास कितना आ रहा है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो वो आएगा -20, इसमें से आप इसको माइनस कर लो तब भी -20 आएगा, एंड एन जो आएगा वो 7, क्योंकि 7 प्राइजेस में देने हैं, 7 स्टूडेंट्स को आपने देने हैं, तो हमें बोला है कि आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो S7 कितना होगा, देखो सॉल्व आप करो, n/2, n है 7, 2 × a x प्लस 7 - 1 d है आपका -20, तो ये आ जाएगा आपका 7 of x - 60। सॉल्व करना है इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि ये टोटल सम आ रहा है, लेकिन हमारे पास सम भी दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल सम उनका वाला है 700 रुपीज, तो यानी कि ये वाली चीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x - 60 = 700। तो यहां से आप x सॉल्व कीजिए, वो आ जाएगा 160 रुपीज, ये आप करेंगे। x 160 रुपीज आ रहा है, तो यानी कि फिर हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो आपका स्टूडेंट है उसको 160 रुपीज मिले, सेकंड वाले को 160 - 20 यानी 140 मिले, और थर्ड वाले को 160 - 40 यानी कि 120 रुपीज मिले, एंड सो ऑन, एंड तक आपके पास क्या क्या रुपीज बने, यहाँ मैं लिख देती हूँ। एंड में आपने क्या लिखना है, देयरफॉर 7 प्राइजेस आर 160, 140, 120, 180, 60, 40, ये प्राइजेस मिले 7 स्टूडेंट्स को। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। और आगे क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज इन क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या हुआ, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी संख्या। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट वन ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 trees, अ सो इन क्लास +2। तो क्या बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 है तो उनका जो जितने भी हैं उनके सेक्शन है उन्हें 2 पेड़ लगाएंगे, जितनी क्लास में आप पढ़ते हो उतने ही पेड़ लगाएंगे आपने, ठीक है। 3 वाले 3 लगाएगा, इत्यादि सभी 12 कक्षा तक, 12 है, 12 यानी कि +2 तक, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस। अब इन सब में हर क्लास के 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल दे प्लांट स्टूडेंट विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कितने प्लांट स्टूडेंट करेगा, तो एक कक्षा है ना, ठीक है। मैं आपको हिंट देती हूँ, मान लो एक है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है एंड सो ऑन 12 क्लासेस तक है, क्लियर है। तो एक जो क्लास है उसने लगाए, फर्स्ट वाले क्लास कितने लगा सकते थे, एक ही लगा सकते थे ना, एक क्लास के जितने सेक्शन है। अब मान लो एक क्लास है उसमें आपके 3 सेक्शन बने हुए हैं, है क्लास 1, तो यानी कि एक सेक्शन भी एक लगाएगा, दूसरा भी एक लगाएगा, तीसरा भी एक लगाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे हम ना तभी आएगा ना 3, तो फर्स्ट क्लास वाले 3 लगा रहे हैं, तो सेकंड यानी कि एक सेक्शन जो है वो 2 लगाएगा सेकंड क्लास वाले, तो 3 सेक्शन है टोटल, तो वो 6 लगाएंगे, 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 सेक्शन है और 3 ही थर्ड ही क्लास है, तो 4 × 3 हो जाएगा 12 एंड सो ऑन करके आपके पास 12 जो क्लासेस 12 +2 तक है, तो वहां पे भी 3 सेक्शन होंगे, तो एक क्लास 12 लगा रही है, क्लास 12 लगा रही है, तीसरी 12 लगा रही है, तो 12 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा 36। अब हमें निकालना है कि टोटल कितने बन रहे हैं, तो हमारी एपी क्या बनी 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन 36। अब हमें पूछा है कि टोटल कितने ट्रीज लगेंगे, तो ऐसा नहीं निकालना है हमें, एन आपके पास है यहाँ पे या नहीं है, क्योंकि हमें एन जो है वो 12 दिए हुए, 12 क्लासेस है। ए आपके पास है 3, डी आपके पास है 6 - 3 9 - 6 एनीथिंग जो भी आप माइनस करोगे तो वो 3 ही आएगा, और लास्ट टर्म भी आपके पास दी हुई है 36, या ए एन भी हम इसको लिखते हैं, तो एस एन डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज एन कितना है 12/2, फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 3 प्लस लास्ट है 36, विच इज इक्वल टू 12/2 मल्टीप्लाई बाय 39, तो यहां से ये कट हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा 234, यानी कि टोटल उस जो क्लास है या स्कूल है उसमें 234 ट्रीज लगाए जाएंगे, क्लियर है आंसर, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and V, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure। तो पहले सुन लीजिए आपको क्या है, केंद्र A के प्रारंभ करते हुए, एक केंद्र है यहां से स्टार्ट हो रहा है, बारी बारी से केंद्र जो है A है, B है, फिर B पहुंच गया, ठीक है, को लेते हुए, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ पे रखा आपने कंपास अपना, तो यहाँ पे एक सर्कल्स लगाया आपने मान लो, ठीक है, लेते हुए जो आपकी सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, तो एक ये बन गया, फिर ये नेक्स्ट बन गया, ये नेक्स्ट बन गया, सेमी सर्कल्स हम बना रहे हैं। फर्स्ट है 0.5 सेंटीमीटर इनकी रेडियस, दूसरे की है 1, तीसरे की 1.5, 2 है। नाउ आगे है बाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया जा रहा है, एक स्पाइरल जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो फर्स्ट वाला जो आपका रेडियस है उसकी रेडियस आ रही है 0.5, नेक्स्ट की है 1, उससे बाहर जो है वो 2 है, ठीक है। तो आपको बोला है कि अगर मैं ऐसे ही 13 लगाऊं तो टोटल 13 लगाए जाएं, ऐसे ही आगे को 13, तो उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, लेंथ बोली गई है। तो
आपने क्या करना है, अज्यूम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 18, जो मैं आपको हिंट दूंगी इसकी, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। अज्यूम दैट L1 जो है आपकी, जो आपकी यहाँ पे जो ये वाली लेंथ है पूरी, ठीक है, तो L1 कितनी आएगी, वो आएगी पाई R1। पाई यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 22/7 यूज करना है, साथ में हिंट भी दिया हुआ, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स आर विद सेंटर ए बी रिस्पेक्टिवली। पहले ए पे कर रहे थे, फिर बी पे जाएंगे, फिर ए बी, ऐसे ऐसे रिस्पेक्टिवली सेंटर चेंज होते रहेंगे। सो R1 कितना है, पाई इंटू 0.5 पाई/2। अब देखो आपने सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, क्या होता है, 2πr, ये होता है ना। लेकिन अब मैंने यहाँ यूज किया πr ओनली, तो आप लेंथ, हम आपको पता होगा कि सरकमफ्रेंस जो होती है किसी भी सर्कल की, वो बताता है कि उसमें टोटल लेंथ कितनी है उस सर्कल को बनाने के लिए यूज हुई। तो यहाँ पे था सेमी सर्कल, यानी कि हाफ है, उससे सर्कल कंप्लीट नहीं है तो हाफ है, तो यानी कि उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो πr ही आएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे πr1 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो नहीं आता है वो आप कमेंट में बता दीजिए। इसको आप डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा π/2। L2 कितना आएगा, πr2 आएगा ना, जो सेकंड वाली रेडियस है वही आएगी, तो वो कितना आएगा, पाई आपके पास यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ मैं अभी, सो पाई इंटू 1 दैट इज इक्वल टू पाई। L3 कितना आएगा, पाई R3 होगा, तो पाई इंटू R3 है आपके पास 1.5 दैट इज इक्वल टू 3π/2। अब आप सोच रहे होंगे कि 3π/2 कैसे बन रहा है, यहाँ पे सॉरी 0.5 ही था, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं ना 1/2, और रही बात 1.5 की, उसको हम 3/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही आता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आता है। इनकी इन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया डेसिमल को, और कुछ नहीं किया। तो L4 कितना होगा, पाई R4 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 2, 1.5 बढ़ रहा है ना, तो 2 पाई आ जाएगा, इसका मतलब 2 पाई। तो इसी तरह सो ऑन करके आपके पास आ गई सारी वैल्यूज। तो A1 कितना आ रहा है हमारे पास, A1 T1, या फिर जो भी यहाँ पे हमने यूज किया है वो π/2, कुछ जगह ऐसे T1 भी यूज किया गया होता है। तो A2 T2 विच इज इक्वल टू पाई। A1 A2 आ गया, A3 आपको दिख रहा है, A4 आपको दिख रहा है, सभी लिख लो, A3 3π/2, A4 2 पाई। D कितना है इनके बीच में, पाई माइनस π/2 दैट इज π/2। D इनके बीच में इतना है, हमें बोला है 13 तक आपने, तो S13 आप निकाल सकते हो ना। N है आपके पास कितना, 13/2, A है आपका 2, और जो आपका यहाँ पे क्या होता है A की वैल्यू है आपके पास π/2 प्लस 13 - 1 π/2। इसको सॉल्व कर लोगे आप, इजी है सॉल्व करना। 13 यहाँ पे 13/2 एज इट इज हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 π/2, पाई 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पे आपके पास बचा पाई, प्लस यहाँ पे यहाँ बना 12 से ये कट करोगे 6 पाई, यह आ जाएगा 13/2 7 पाई विच इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रखी है, तो 22/7, 7 से 7 कट, 2 से ये कट 11, तो आपका आंसर क्या आएगा 143। दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके 19 और 20, अगर आप चाहें मैं इनको भी करवाऊं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इनको करवा दूंगी। अब हमने देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब तक हमारी समरी में बनाती हूँ एक छोटे में। तो एपी आपने देखा, एपी क्या होता है, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म दी होती है, उनके साथ एक कॉमन डिफरेंस आगे आगे हम चला के एक सीक्वेंस ही बना देते हैं, एक नॉर्मल, जैसे यहाँ 1 होगा तो यहाँ डी आपकी जितनी वैल्यू होगी, मान लो 1 है तो 2 3 4, यानी कि एक सीक्वेंस बन जाती है एक कॉमन डिफरेंसेस की। ठीक है, तो ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस हमने पता किया, ए एन आपकी जो लास्ट वैल्यू nth वैल्यू निकालना चाहे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम इन सभी का सम निकालना चाहे तो आपके पास उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होगी तो हम ऐसे सम निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो हमने आपके 1 महीने के अंदर अंदर उससे पहले ही आपका 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, तो stay tuned and like this video, share this video with your friends and also subscribe my channel so that you never miss any update.